कभी सोचा है कुछ चीजों की कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? या सेल में अचानक सब कुछ इतना सस्ता कैसे मिल जाता है? इन सब के पीछे एक ही वजह है और आज हम उसी को समझने वाले हैं। मांग का सिद्धांत। ये इकोनॉमिक्स के सबसे फंडामेंटल और सबसे मजेदार आइडियाज में से एक है। तो देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे मांग की असली परिभाषा से कि ये सिर्फ किसी चीज को चाहने से ज्यादा क्यों है। फिर देखेंगे कि इसे मापते कैसे हैं, इसका सबसे जरूरी नियम क्या है और हाँ, ये नियम कब-कब टूट भी जाता है। और आखिर में समझेंगे कि असल दुनिया में डिमांड घटती बढ़ती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये मांग या डिमांड है क्या? आमतौर पर हम सोचते हैं कि किसी चीज को चाहना ही डिमांड है, लेकिन इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसका मतलब कुछ और ही है, और वो भी बहुत स्पेसिफिक। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो क्या ये उसकी मांग है? अगर हम इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो जवाब है शायद नहीं। और यहीं पर असली फर्क समझ में आता है। देखिए, डिमांड सिर्फ किसी चीज की चाहत नहीं होती। मांग बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, उसे पाने की इच्छा। दूसरी, उसे खरीदने की क्षमता, मतलब जेब में पैसे भी होने चाहिए। और तीसरी, उस कीमत पर उन पैसों को खर्च करने की रजामंदी। तो जब तक उस स्पोर्ट्स कार के लिए बैंक में पैसे नहीं हैं और उन्हें खर्च करने का मन नहीं है, तब तक वो सिर्फ एक ख्वाहिश है, इकोनॉमिक डिमांड नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डिमांड क्या होती है, पर सवाल ये है कि इकोनॉमिस्ट इसे मापते कैसे हैं? मतलब इस आइडिया को असल नंबरों में कैसे बदला जाता है? इसके लिए वो 2 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला टूल है मांग अनुसूची या डिमांड स्केड्यूल। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बस एक फैंसी नाम है एक सिंपल सी टेबल का। ये टेबल बस इतना दिखाती है कि अलग अलग कीमतों पर कोई चीज कितनी खरीदी जाएगी। जैसे यहाँ इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आइसक्रीम की कीमत कम हो रही है, उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। और अब आता है असली मजा। जब हम इसी टेबल के डेटा को एक ग्राफ पर उतारते हैं तो हमें मिलता है मांग वक्र या डिमांड कर्व। ये बेसिकली उस रिश्ते की एक तस्वीर है, कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच का रिश्ता। और एक चीज नोटिस कीजिए, ये कर्व लगभग हमेशा नीचे की तरफ झुका होता है। तो ये कर्व नीचे की तरफ क्यों झुका है? ये हमें इकोनॉमिक्स के सबसे जरूरी नियमों में से एक पर लाता है, और वो है मांग का नियम, द लॉ ऑफ डिमांड। और ये बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है, जिसे इकोनॉमिस्ट सेटेरस पैरेबस कहते हैं। मतलब बाकी सारी चीजें वैसी ही रहें। यानी ये नियम तभी काम करेगा जब लोगों की इनकम, पसंद या दूसरी चीजों के दाम ना बदलें। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब हमारा बर्ताव ऐसा क्यों है? इस नीचे की ओर झुके हुए कर्व के पीछे की साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स क्या है? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं। हम 5 मुख्य वजहों को देखेंगे। एक है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, फिर आता है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। इसके अलावा उपभोक्ता समूह का आकार और चीजों के अलग अलग इस्तेमाल भी इसमें शामिल हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। इनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला है घटती सीमांत उपयोगिता। इसका सीधा सा मतलब है कि पिज्जा का पहला स्लाइस हमेशा 5वें स्लाइस से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है ना? फिर है आय प्रभाव। मतलब जब कोई चीज सस्ती होती है तो हमारी खरीदने की ताकत बढ़ जाती है और हम ज्यादा खरीद पाते हैं। और तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो बहुत दिलचस्प है। अगर कॉफी महंगी हो जाए तो लोग चाय ज्यादा पीने लगते हैं। तो यही सब कारण मिलकर मांग के नियम को बनाते हैं। अब जैसा हर नियम के साथ होता है, मांग के नियम के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसी जगहें जहां ये नियम काम नहीं करता। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ खास मामलों में ये नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जरा लग्जरी चीजों के बारे में सोचिए, जैसे डिजाइनर बैग्स या महंगी गाड़ियां। कभी कभी इनकी कीमत जितनी ज्यादा होती है, इनकी डिमांड उतनी ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। इन्हें वेबलिन गुड्स कहते हैं, और इनका डिमांड कर्व नीचे की जगह ऊपर की तरफ जाता है। और अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है मांग में बदलाव की डायनामिक्स। मतलब ये बदलाव कर्व पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, या फिर पूरा का पूरा कर्व ही अपनी जगह बदल लेता है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं।
यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है मांगी गई मात्रा में बदलाव। ये तब होता है जब सिर्फ कीमत बदलती है और हम उसी कर्व पर ऊपर या नीचे जाते हैं। इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। और दूसरा है मांग में बदलाव। ये तब होता है जब कीमत के अलावा कोई और फैक्टर बदलता है, जैसे इनकम। तब पूरा का पूरा कर्व ही दाएं या बाएं खिसक जाता है। इसे कहते हैं शिफ्ट इन द कर्व। तो ये देखिए, ये है मूवमेंट। मान लीजिए सेब की कीमत कम हो जाती है, तो क्या होगा? हम उसी डिमांड कर्व पर नीचे की तरफ एक नए पॉइंट पर आ जाएंगे जहां हम ज्यादा सेब खरीद रहे हैं। इसे कहते हैं मांग का विस्तार या एक्सटेंशन। और अगर कीमत बढ़ जाए तो हम उसी कर्व पर ऊपर चले जाएंगे। इसे कहते हैं मांग का संकुचन या कंट्रैक्शन। और ये है एक शिफ्ट। अब मान लीजिए कि कीमत वही है, लेकिन अचानक कोई नई रिसर्च आती है कि सेब खाना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अब क्या होगा? लोग उसी कीमत पर पहले से ज्यादा सेब खरीदना चाहेंगे। इसके लिए हमें एक बिल्कुल नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा जो दाईं तरफ शिफ्ट हो गया है। इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। तो ये पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो कर्व दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी चीज का फैशन चला जाए तो कर्व बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। या फिर जुड़ी हुई चीजों की कीमतों का असर। सोचिए, अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए तो बड़ी गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी और उनका डिमांड कर्व बाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये था मांग के सिद्धांत का पूरा विश्लेषण। हमने समझा कि मांग सिर्फ एक इच्छा नहीं है। हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व को बनाना सीखा। हमने मांग के नियम और उसके कारणों को जाना। और सबसे जरूरी, हमने मूवमेंट और शिफ्ट के बीच का फर्क समझा। मांग के सिद्धांत को समझना एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे यह समझ आता है कि हम और आप एक कंज्यूमर के तौर पर फैसले कैसे लेते हैं और पूरा बाजार कैसे काम करता है। लेकिन याद रखिए, यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। यह हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आखिर ये डिमांड सप्लाई के साथ मिलकर उन चीजों की कीमतें कैसे तय करती है जो हम रोज खरीदते हैं।